एक शगुन होता है, आप मुहूर्त ट्रेडिंग जरूर कीजिएगा और एक इन्वेस्टमेंट अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिएगा। आप हाउसवाइफ हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप किसी डोमेन में काम कर रहे हैं, वर्किंग प्रोफेशनल है, कुछ भी, बट आपको इन्वेस्टमेंट जरूर करनी है इस संवत ईयर, इस मुहूर्त ट्रेडिंग पे। आपको ट्रेडिंग नहीं बट इन्वेस्टमेंट जरूर करनी है। डेफिनेटली दिवाली पे अगर हम गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस माना जाता है। मैं पर्सनली यहाँ पर बहुत सालों से गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करता आ रहा हूँ दिवाली और धनतेरस के ऊपर। मैं उस इंडस्ट्री को घुस के पहचानता हूँ, ठीक है। उस इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ चेंजेस क्या आ रहे हैं। मुझे पता है ये हायरिंग इंडस्ट्री बहुत बूम पर है, ठीक है। हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। गाइस, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मुहूर्त ट्रेडिंग के बारे में। हम लोग डिस्कस करेंगे कौन से सेक्टर्स हैं जो आउट परफॉर्म कर सकते हैं दूसरे सेक्टर्स को कमिंग संवत ईयर। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कौन से जो ऐसे स्टॉक्स हैं जो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स दे सकते हैं। गाइस, आप ये ध्यान रखिएगा, दिस इज जस्ट अ डिस्कशन जिसमें हम अपने व्यूज शेयर कर रहे हैं, मैं और मोहित। दिस इज नॉट अ बाय सेल कॉल। आपको ध्यान में रखना है कि क्या आपके लिए बेस्ट है, किस सेक्टर को आप पसंद करते हैं, किस सेक्टर में आपने कैसी रिसर्च कर रखी है, उसके बेसिस पे आप अपनी पोजीशन बनाएगा। बट जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हम समझ पा रहे हैं मार्केट की कंडीशंस को देख के, वो हम अपने व्यूज को शेयर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले गाइस, हर साल हम इस इवेंट को कंडक्ट कराते हैं, बहुत एंथुसियाज्म के साथ कंडक्ट कराते हैं। इस साल हमारे साथ मोहित भी जुड़े हुए हैं जो कि काफी एक्सपर्ट हैं इस डोमेन के अंदर। पिछले साल भी हमने किया था, पिछले साल भी हमने किया था। हर बार मैं आपको बताता हूँ व्हाट एग्जैक्टली इज मुहूर्त ट्रेडिंग। इस बार भी मैं आपको ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। तो गाइस, ये ट्रेडिशन चलता आ रहा है कई सालों से, अब ऑलमोस्ट 50 साल हो चुके हैं। बीएसई ने ये ट्रेडिशन शुरू किया था। इसमें क्या होता है, जैसे कि आपको पता होगा, दिवाली एक पब्लिक हॉलीडे है इंडिया के अंदर। इस दिन स्टॉक मार्केट बंद रहता है, सारे स्टॉक एक्सचेंजेस बंद रहते हैं, बट 1 घंटे के लिए मार्केट खुलता है। तो 6:15 से लेकर 7:15 तक इस साल भी ट्रेडिंग होगी। 24 अक्टूबर को हमारी दिवाली है, तो शाम को 6:15 से लेकर 7:15 तक आप यहाँ पे अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो गाइस, इसको हम बोलते हैं संवत। संवत हम इसलिए बोलते हैं कि एक हिंदू कैलेंडर के हिसाब से एक न्यू ईयर होता है। जब दिवाली आती है तब एक नया साल शुरू होता है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। लास्ट ईयर था 2078 संवत। इस साल जो संवत शुरू होने वाला है, संवत ईयर 2079। तो मैं और मोहित यही डिस्कस करेंगे कि 2079 कैसा होने वाला है। एंड गाइस, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। हमारी यही विशेष है कि जो कमिंग संवत ईयर आ रहा है आपके लिए बहुत फ्रूटफुल हो। आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम में बहुत अच्छा प्रोग्रेस करें और एक पॉजिटिविटी के साथ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। तो गाइस, अब बात करते हैं मार्केट आउटलुक के बारे में। ये हमारा सबसे पहला पॉइंट है, मार्केट आउटलुक कैसा परफॉर्म किया लास्ट संवत में 2078 से लेकर जो अभी नया संवत शुरू होने वाला है 2079। उसमें हम लोग बात करते हैं कि निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, रिटर्न्स अच्छे नहीं रहे हैं, निफ्टी 3% गिरा है। ये सुनने में आपको बहुत अजीब लग रहा होगा कि हम इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, हाइप की बात कर रहे हैं, इंडिया की ग्रोथ की बातें कर रहे हैं। आपने मेरी वीडियोस भी देखी होंगी, मोहित की वीडियोस देखी होंगी, लिंक्डइन पे देखा होगा, बट निफ्टी ने 3% रिटर्न, नेगेटिव रिटर्न दिए। तो गाइस, ये पूरा सच नहीं है। पूरा सच ये है कि ग्लोबल कंडीशंस इस समय बहुत क्रिटिकल है। इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। जो सारी बैंक्स हैं वो मार्केट से लिक्विडिटी, जो भी सेंट्रल बैंक्स हैं वो मार्केट से लिक्विडिटी को खींच रही हैं, जिस वजह से ग्लोबल मार्केट में बहुत तेजी से फॉल आ रहा है। जहां पे इंडियन मार्केट 3% गिरा है, वहां पे ग्लोबल मार्केट 20% तक गया है, जो कि मोहित अभी डिटेल में बताएंगे कि कौन से मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है। बट हाँ, इंडिया ने कहीं ना कहीं गिरने के बाद भी 3% आउट परफॉर्म किया है, ठीक है। तो हम बात करते हैं, ये तो हुई पुरानी बात। अब बात आती है नेक्स्ट ईयर कैसा रहने वाला है। तो जिसमें मेरा ओपिनियन ये है और मोहित का भी ओपिनियन यही है कि मार्केट बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स नहीं देगा, निफ्टी बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स नहीं देगा, बिकॉज सिचुएशन अभी भी ग्लोबली ठीक नहीं है। रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रही है, वर्ल्ड में एनर्जी क्राइसिस चल रही है, यूरोप तो एक रिसेशन की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो चीजें इतनी इजिली सही नहीं होने वाली हैं। आने वाले 6 महीने तो चीजें सही नहीं होने वाली हैं बहुत तेजी से। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट पूरे एक साल की, आज से हम बात करें पूरे 2079 की, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, बट इतना हम लोग दावा कर सकते हैं कि इंडिया बाकी ग्लोबल इकोनॉमीज को आउट परफॉर्म करेगा और काफी ठीक रिटर्न्स देगा। और उसमें भी अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक रहें, कुछ सेक्टर्स पे आप फोकस करें जो बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, तो वो भी अगर आप उस पर फोकस रखते हुए अपने स्टॉक पिक करेंगे तो हो सकता है आपका पोर्टफोलियो निफ्टी को बीट कर दे। तो मोहित, बताइए आपकी इस बारे में क्या राय है कि कैसा लास्ट ईयर हमारा परफॉर्मेंस रही है निफ्टी की, ठीक है। उसके बारे में आप अपना ओपिनियन शेयर किए और नेक्स्ट कमिंग जो संवत ईयर है उसमें क्या परफॉर्मेंस हमारी रह सकती है। Okay. So first of all, I would like to give the warm wishes to every one of our viewer. So जैसे कि सक्षम आपने बोला कि सही बात आपने बोली है कि लास्ट ईयर हमारा थोड़ा सा यहाँ पर क्रिटिकल गया है और निफ्टी ने ऑलमोस्ट 3% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, 3% से भी थोड़े से आसपास के। और अगर हम पिछले दिवाली की बात करें तो आई गेस 4 नवंबर के आसपास दिवाली थी, 4 नवंबर को 2021। हाँ, तो उस वक्त मेरे को क्लियरली याद है कि 17,900 के आसपास निफ्टी था और अभी हम ऑलमोस्ट 17,500 के लेवल के आसपास खड़े हैं, तो ऑलमोस्ट पास में ही है।
कुछ ज्यादा हमें फॉल, अभी हम ईयर टू नहीं डेट दिखी। की बात करें तो ज्यादा हमें दिखा नहीं है, 3% का डाउन है। बट हाँ, जैसे कि आपने बोला कि ग्लोबल इकोनॉमीज के अंदर बहुत ज्यादा टेंशन थी, जियो पोलिटिकल टेंशन हैं, रशिया यूक्रेन की वॉर है, राइजिंग इन्फ्लेशन है, यहाँ पर राइजिंग इंटरेस्ट रेट है, और डेफिनेटली आपने बोला कि यहाँ पर लिक्विडिटी खींच रही है बैंक मार्केट से। हम्म। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि 2020 में लिक्विडिटी दी भी गई थी बहुत ज्यादा ये कोविड बात में, भी बिल्कुल आपकी पॉइंट है। इंटरेस्ट गिराए गए थे, राइट। तो उसको बिल्कुल। कभी ना कभी खींचना जरूरी था, और वो मार्केट को ऑलरेडी पता था। और हम्म। अगर हम वैसे बात करें तो हमें इतना ज्यादा डिसहार्टेंड नहीं होना यार कि मार्केट ने बहुत ज्यादा नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। हम्म। 2020 का 7500 का लो मार्केट ने लगाया था कोविड के बाद, उसके हम्म। बाद 18,500 तक स्ट्रेट अवे, अगर मंथली चार्ट आप खोल के देखोगे तो सीधा स्ट्रेट अवे शूट है। मार्केट ने, हाँ, 2.5 गुना ज्यादा रिटर्न, मतलब कि हम्म। 250% रिटर्न मार्केट ने दिए हैं। और हम्म। उसके बाद 18,500 का लगाने के बाद अगर 15,200 तक की करेक्शन हमें देखने को मिलती है, तो हम्म। 16% की करेक्शन एक हेल्दी करेक्शन है। आई थिंक हमें उसको चीयर करना चाहिए, रादर देन उसमें हमें थोड़ा सा नेगेटिव डिसहार्टेंड ढूंढे, होना चाहिए कि हाँ हमें एक सही बात एंट्री है। दी है यार, मार्केट पिछले 1.5 साल से एंट्री नहीं दे रही थी, अब हमें एंट्री हाँ। मिली थी। और वहां पर हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स, आप लोगों ने यहाँ पर बहुत ज्यादा साथ दिया मार्केट का, अपनी सिप्स यहाँ पर कंटिन्यू करी है, अवेयरनेस इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है पिछले 2 सालों में। जहां 4 करोड़ डीमेट अकाउंट थे 2020 में, अब ऑलमोस्ट 9 करोड़ के आसपास हैं। हम्म। तो आप ये सोचो कि पिछले 40-50 सालों के अंदर जितने अकाउंट खोलने में मेहनत लगी है, वो 2 साल में वो डबल हो चुकी है, डबल हो चुके हैं। राइट। तो वहीं पर, और इन्वेस्टर अवेयरनेस इतनी ज्यादा हो गई है, पहले क्या करता था इंडियन इन्वेस्टर, पैनिक हो जाता था, एफआईएस बेच रहे थे, वो पैनिक होते थे और ज्यादा गिरते थे, एफआईएस और डीआईएस का फायदा उठाते थे। लेकिन अब बिल्कुल। हमारे जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपनी सिप्स कंटिन्यू रखी, डीआईएस के पास फ्लो गया, लो जहां पर गया। एफआईएस ने 2 लाख करोड़ की सेलिंग करी है, वो सारी की सारी सेलिंग रिज्यूम, हाँ, एब्जॉर्ब हो गई है इजिली, वो कल मैं सिर्फ यही डेटा रिटेल स्टडी कर रहा था, वही तो उसमें यही था कि जितनी 2 लाख करोड़ की जो इन्होंने एफआईआई ने सेलिंग की है, वो डीआईआई और रिटेल इन्वेस्टर से मिला के उसी एग्जैक्ट अमाउंट को, बल्कि उससे थोड़ा 21 ही अमाउंट से उन्होंने इन्वेस्टिंग किया, तो जो फॉल आया वहां पे वो सेटअप हो गया। डेफिनेटली वही चीज तो मार्केट, इंडियन मार्केट को अभी पुल बैक करने की कोशिश करी है। और ये मार्केट के डायनामिक्स चेंज हो गए। अगर हम हिस्ट्री की बात करें ना, अब हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, बट अब ये हिस्ट्री है ना, वो एक नई वाली होनी है। नहीं बन रही जैसे है। हमेशा बोलते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, बट हमेशा इतिहास नया भी बनता है। नया अब भी वो बनता दौर है। आया कि जब इंडिया का नया इतिहास बनने वाला है, अब रिटेलर्स एफआईएस और डीआई से ऊपर आने वाले हैं, ऊपर आने वाले। क्योंकि इनकी पावर बहुत ज्यादा हो चुकी है स्ट्रॉन्ग के अंदर। तो डेफिनेटली अगर हम ग्लोबल इकोनॉमीज की बात करें, यूके की मार्केट की बात करें, 5% का फॉल है। यूएस की मार्केट 20% से ज्यादा का फॉल हमें देखने हम्म। को मिला। चाइना के अंदर 35% ज्यादा का फॉल देखने को मिला। इवन की रशिया के अंदर तो 50% से ज्यादा का फॉल देखने को मिला। बिल्कुल। तो इंडियन इकोनॉमी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमारे यहाँ पर खड़ी हुई है। और हमें ये नहीं देखना होता है कि ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक्स डेफिनेटली मार्केट के अंदर वॉलिटिलिटी लेकर आते हैं। अगर हम शॉर्ट टर्म के अंदर बात करें तो वो इफेक्ट करती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर हमने जिस कंपनी में पैसा लगाया है, वो कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस ज्यादा रहता फोकस रहता है। है। ऐसा नहीं कि सिर्फ रिटेल ट्रेडर्स की पैसे की वजह से मार्केट ऊपर गई है। इंडियन के अंदर कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी बहुत ज्यादा अच्छी रही है पिछले 2 सालों के अंदर। 24% की सीएजीआर की कॉर्पोरेट अर्निंग बहुत ज्यादा फिनोमिनल नंबर है। और अगर अभी हम कंजर्वेटिव के लेके चलें तो अगले 2 साल के अंदर भी हम 15 से 16% की अर्निंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो आपको आपके प्राइसिंग के अंदर रिफ्लेक्टिंग होती हुई दिखेगी। और टेक्निकल के ऊपर भी अगर मैं बात करूं तो मंथली चार्ट्स के ऊपर, जैसे कि मैंने बात करी है, 7500 से 18,500 का एक स्ट्रेट अवे मार्केट ने अपसाइड दिखाई है। और अभी 1500 का ये जो फॉल दिखाया है 3,000 पॉइंट का 15,200 तक का, एक तरह से फ्लैग एंड पोल एंड फ्लैग पैटर्न मार्केट फॉर्म कर रही है, जिसके ब्रेकआउट के बाद हमें ऑल टाइम हाई लगते हुए नजर आ सकते हैं। और मैं तो बहुत ज्यादा बुलिश हूं कि 1-2 साल के अंदर आपको बहुत ज्यादा तगड़े रिटर्न मार्केट यहाँ पर दिखाने वाली है, और 20,000 का लेवल बहुत जल्दी हम क्रॉस करेंगे। वही वही तो मोहित का पॉइंट ये है, मैं और क्लियर कर देता हूँ। मोहित ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ये सब रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ाया है और सिर्फ डीआई ने पैसा लगाया है इसलिए हमारा मार्केट स्टेबल है। हम लोग डिजर्व भी करते हैं स्टेबल होना, वो ऐसा कहना चाह रहे हैं। उनका कहने का मतलब ये है, जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स आई हैं, इतनी ज्यादा कंपनी पैसा कमा के दे रही है, वर्ल्ड में कोई कंपनीज इतना पैसा कमा के नहीं दे रही है, मतलब कमा के दे रही है, इतनी ग्रोथ नहीं दे रही है। कई कंपनीज हैं बड़ी बड़ी यूएस में टॉप, अगर हम लोग फैन कंपनीज की भी बात करें तो उनकी जो रिटर्न्स है वो हिट हुई है, और वो उनकी रिटर्न्स, उनके रेवेन्यूज गिर रहे हैं। उसके सामने हमारी इंडियन जो कंपनीज है, टॉप जायंट्स है हमारे, टीसीएस, हमारे रिलायंस, विप्रो, इन्फोसिस, इनके रिटर्न्स बढ़ रहे हैं। इतनी टफ मार्केट में भी ये रिटर्न्स दे पा रहे हैं, ये अपना रेवेन्यू बढ़ा, रिटर्न से मेरा मतलब है रेवेन्यूज, ये अपने रेवेन्यूज बढ़ा पा रहे हैं, अपनी कॉर्पोरेट अर्निंग दे पा रहे हैं। तो ये लोग डिजर्व करते हैं कि लोग इनमें जाके इन्वेस्ट करें और एक्सपेक्ट करें कि उन्हें फ्यूचर में उनके इन्वेस्ट करने से एक अच्छी रिटर्न मिल सकती है। तो कुछ हम लोगों ने थीम सिलेक्ट करे हैं, मैंने और मोहित ने बैक स्टेज कल काफी ज्यादा डिस्कशन किया था, तो कुछ सारी हम थीम्स पे बात कर दे। क्या थीम रह सकती है कमिंग संवत ईयर में? अगर हम इन थीम्स को पकड़ के चलेंगे ना, तो हम लोग हो सकता है क्या, डेफिनेटली हम लोग निफ्टी को आउट परफॉर्म करेंगे, हमारा पोर्टफोलियो काफी अच्छा काम करेगा। इवन दो हो सकता है निफ्टी अगले साल तक फ्लैट रहे,
मैं तो ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा कि निफ्टी 20,000 पे अगले साल ही चला जाएगा। जैसे मोहित भी कह रहे हैं कि 2 साल तक मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ 20,000 करोड़ क्रॉस करना, बट हम लोग सिर्फ समवेट 2079 की बात करें तो मेरे को लगता है कि जो उसका ऑल टाइम हाई है ना वहीं पहुंच जाए, उसी को मेंटेन कर ले 18,500 और 18,000, तो भी हमारे लिए विन विन सिचुएशन है। और उस चौपी मार्केट में अगर हम लोग सेक्टर स्पेसिफिक चलें तो हम लोग वहां पे 10% 15% की रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरा पर्सनल फेवरेट रहता है बैंकिंग इंडस्ट्री, बिकॉज मैं बैंकिंग इंडस्ट्री को मैं काफी क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा हूँ काफी सालों से। तो जैसे जब मार्केट बढ़ता है, जैसे निफ्टी बढ़ा 1 पॉइंट से, तो उस टाइम पे बैंक निफ्टी में आप मूवमेंट देखोगे 1.5 या 2 पॉइंट की मूवमेंट आती है। बिकॉज जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ रही होती है ना, तो जितनी तेजी से पूरी इकोनॉमिक ग्रो हो रही होती है उतनी तेजी से, उससे डबल तेजी से बैंक ग्रो हो रही होती है। बिकॉज इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए लगता है पैसा, क्रेडिट, तो वो क्रेडिट देती है बैंक्स, और बैंक्स क्रेडिट देंगी, पैसा देंगी, उनको मिलेगा इंटरेस्ट, उनकी इनकम ग्रो होगी। बट कुछ साल में लास्ट में जब निफ्टी ने रिकवरी दी आफ्टर कोविड, हमने एक चीज ऑब्जर्व की है, जितनी तेजी से निफ्टी ग्रो हुआ है उतनी तेजी से बैंक निफ्टी ग्रो नहीं हुआ है। जबकि कायदे से बैंक निफ्टी हमेशा जब इकोनॉमी ग्रो करती है डबल मूवमेंट देता है। तो एक तो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है। दूसरा, अगर हम लोग पीएसयू की बात करें, बैंकिंग सेक्टर में भी पीएसयू पीएसबी पब्लिक सेक्टर बैंक्स, वो मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट है। इसलिए फेवरेट है क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है जो करंट गवर्नमेंट है, मैं किसी गवर्नमेंट के फेवर में नहीं रहता ऑल्दो, बट मैं काम के फेवर में रहता हूँ। जो काम करेगा मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा, ठीक है। सो मेरा कहना यही है, करंट गवर्नमेंट जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ला रही है, उन्होंने बैंक्स को कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेशन सिर्फ एक फॉर द सेक ऑफ कंसोलिडेशन नहीं था कि हम कुछ कर रहे हैं, उसके बाद जो उन्होंने स्ट्रक्चरल चेंजेस किए हैं जो मुझे विजिबल है, वो दिख रहे हैं मुझे। मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा की इतनी डिजिटल मार्केटिंग आज तक नहीं देखी थी, अब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं, और कहीं मैं एक रिपोर्ट भी पढ़ रहा था, जो हमारे हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने बोला है, वो चाहते हैं कि जैसे एसबीआई एक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है, आईसीआईसीआई इज अ सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, एचडीएफसी इज अ सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, दैट मींस दे आर टू बिग टू फेल, राइट। तो गवर्नमेंट चाहती है इन तीनों जैसी दो तीन बैंक्स और हो। अगर इन तीनों जैसी 2-3 बैंक्स और बन गई, लाइक बीओबी बना दी गवर्नमेंट ने और दूसरी पीएसबी बना दी, तो ये इकोनॉमी में डबल इफेक्ट दे सकते हैं। ये अपनी क्रेडिट बहुत तेजी से लैंड करेंगे, बहुत तेजी से काम करेंगे। जितना ज्यादा पैसा लैंड करेंगे उतनी बिजनेस एक्टिविटी बढ़ेगी, बिजनेस एक्टिविटी मिलेगी तो वापस से इन लोगों को पैसा भी मिलेगा, इंटरेस्ट भी मिलेगा, बैंक भी ग्रो करेगी, इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। सो एक थीम जो मैं पकड़ के चलना चाहता हूँ इस संबत, वो है बैंकिंग इंडस्ट्री। अब मैं समराइज कर देता हूं बैंकिंग इंडस्ट्री क्यों। फर्स्ट रीजन, जब इकोनॉमी ग्रो करती है, मेरा मानना है बैंकिंग इंडस्ट्री तेजी और से ज्यादा तेजी से ग्रो करती है जितनी निफ्टी ग्रो करती है। दूसरा, पिछले कुछ सालों में जब से कोविड आया, उससे जब निफ्टी ने जितनी रिकवरी दी है उतनी बैंक निफ्टी ने दी है, जबकि कायदे से बैंक निफ्टी को ज्यादा रिटर्न देनी चाहिए थी। तीसरा, स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स, जिन स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स पे गवर्नमेंट काम कर रही है वहां पे पीएसबी बहुत आउट परफॉर्म करेंगे। तो एक तो मेरा पर्सनल ये फेवरेट ये है। दूसरा, मैं लास्ट ईयर भी हमने आप लोगों को एक पिक दी थी, पिक क्या नहीं बोलूंगा, एक मतलब डिस्कशन किया था, सजेशन दिया था, तो उसमें हमने पीवीआर को सिलेक्ट किया था। तो पीवीआर में हमारा मोटिव यही था कि कोविड के बाद, जब कोविड में लोग नेटफ्लिक्स पे देख देख के इतनी बड़ी बड़ी बिग बैनर्स की मूवी बोर हो गए थे, वो चाहते थे कि भाई कोविड जाए और हम लोग रियल स्क्रीन पे मूवी देखें, जो रियल फील है उसकी वो एंजॉय करें। प्लस जो बिग बैनर्स की मूवी थी, लाइक ब्रह्मास्त्र, धर्मा प्रोडक्शन की मूवी थी, काफी टाइम से रुकी हुई थी, वो आनी पहले थी बट रुकी हुई थी, बिकॉज वो चाहते थे कि बिग स्क्रीन पे रिलीज करने, उन्हें रिलीज नहीं करना था ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। तो जो ये बिग बैनर्स की मूवी रिलीज हुई, इससे एकदम पुश मिला है, और इसी एक्सपेक्टेशन में आप लास्ट ईयर की हमारी वीडियो देखेंगे, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो लास्ट ईयर की आप वीडियो देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि हमने क्या बात करी थी, और पीवीआर में काफी अच्छी रिटर्न्स भी मिले हैं। अभी उसने मर्जर भी किया है, मार्च अप्रैल के आसपास का मर्जर हुआ है, और पीवीआर ने काफी अच्छी रिटर्न्स दी हैं। तो यही थीम इस साल भी हम कंटिन्यू रखना चाहेंगे, जो ट्रैवल टूरिज्म एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री है। बिकॉज जैसे जी एंटरटेनमेंट है, ये भी हमारा मतलब फेवरेट रहता है, बिकॉज अब इसने सोनी के साथ मर्जर भी किया है, तो ये लोग काफी अच्छा काम कर रहे हैं, और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बूम करेगी वापस से कोविड के बाद। तो हमारा एक जो थीम रहेगी वो इसकी रहेगी, ट्रैवल टूरिज्म फूड, और इसमें आएगा हमारा एंटरटेनमेंट, ठीक है। आउटडोर एंटरटेनमेंट हम लोग भी कंसिडर करेंगे, और इंडोर एंटरटेनमेंट भी कंसिडर करेंगे, लाइक ओटीटी वगैरह, क्योंकि अब लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही है, और कोविड के बाद ये कम नहीं होगी। अब कोविड के बाद लोग तेजी से वापस से इस फॉर्म में आ रहे हैं, देखना शुरू कर रहे हैं एंटरटेनमेंट, वो सब चीजें कंज्यूम करना शुरू कर रहे हैं, अब डबल तेजी से कंज्यूम करेंगे। जैसे मोहित का कहना भी यही था, अभी मोहित हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इंडिया जो है एक यूथ ड्रिवन इकोनॉमी है, यूथ ड्रिवन इकोनॉमी है। तो जितना ज्यादा यूथ है उसे उतना ही वो एंटरटेनमेंट, फूड, ट्रैवल, टूरिज्म, इस सब पे खर्च करेगा, और वो चीज हमें रिफ्लेक्ट करेगी कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे। जब हमें कॉर्पोरेट अर्निंग्स मिलेंगी तो उसके वो शेयर प्राइस में चीजें रिफ्लेक्ट करेंगी। तो ये दो सेक्टर हैं जो मेरे फेवरेट लग रहे हैं। आप बताइए कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इन दो सेक्टर के बारे में,
और कुछ सेक्टर जो आपको लग रहे हैं इस थीम को पकड़ के हम लोग 2079 संवत में आगे बढ़ सकते हैं? राइट। सो आपके जो दो सेक्टर्स हैं उसके अंदर मैं दो चार पॉइंट्स ऐड करना चाहूंगा। सो डेफिनेटली आपने जैसे बताया कि यूथ जो है वो हमारा यूथ ड्रिवन इकोनॉमी है इंडिया, और लार्जेस्ट डोमेस्टिक कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, और अभी बहुत ही जल्दी हम मोस्ट पॉपुलस कंट्री भी बन जाएंगे, जिसकी 140 करोड़। डिसएडवांटेजेस भी हैं, बट हाँ कॉर्पोरेट्स को बोले तो काफी एडवांटेजेस भी हैं। सो अर्निंग्स हमारी यहाँ पर मतलब बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, हमारे पास डिमांड की कमी नहीं है, ठीक है। सो यूथ ड्रिवन इकोनॉमी है, तो बेसिकली यही वाले सेक्टर्स हमें बहुत ज्यादा पुश देंगे। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर की बात करी, तो उसके अंदर मैं एक और ऐड कर दूंगा, तो बैंकिंग के बजाय मैं इसको फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर बोलूंगा। तो बैंकिंग के साथ साथ हम अगर फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्टर के ऊपर फोकस करें, लाइक बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, तो ये वाले जो क्योंकि स्पेंडिंग हैबिट्स आपको दिखनी है, बिल्कुल। तो 2020 के बाद ना ये स्पेंडिंग हैबिट्स के अंदर बहुत ज्यादा ग्रेजुअल शिफ्ट आया है, बहुत ज्यादा फिनोमिनल शिफ्ट आया है, मैं ये एक बात बोलूंगा। तो यहाँ पर हर चीज के ऊपर ईएमआई है यार, 100 रुपए की चीज है, 500 रुपए की चीज है, 4-5 लाख की चीज है, हर चीज के ऊपर ईएमआई है, और उसके अंदर जो मेजर जायंट है वो आपको दिखता है एचडीएफसी बैंक या HDFC फिर बैंक, बजाज फाइनेंस, बजाज बजाज फिनसर्व। फाइनेंस। तो इनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा है, तो इनकी तो वैसी हिस्ट्री इतनी ज्यादा तगड़ी रही है, आगे भी आउटलुक बहुत ज्यादा अच्छा इसके अंदर रहने वाला है। तो बैंकिंग सेक्टर के साथ साथ मैं यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर इसको बोलूंगा, पूरा फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के ऊपर मैं काफी ज्यादा बुलिश हूँ। और इवन कि आप लास्ट संवत की बात भी करें, तो यहाँ पर जहां पर निफ्टी ने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज ने 10% से ज्यादा पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। पॉजिटिव। तो ये बहुत ज्यादा स्पेस आपकी रहने वाली है, एंड डेफिनेटली पीएसयू बैंक काफी अच्छे रह सकते हैं, और पीएसबी बैंक जो आप बोल रहे हो यहाँ पर, और पीएसयू सेक्टर ने लास्ट ईयर थोड़ा सा यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न हमें दी है, लेकिन हाँ अभी ग्रेजुअल रिकवरी हमें वहां पर देखने को मिल रही है, और वहां पर अच्छा रह सकता है। सेकंड, आपने यहाँ पर ट्रैवल टूरिज्म की बात करी है, ट्रैवल टूरिज्म भी मेरे रेडार के ऊपर है, और ये सारी चीजें ना कोरिलेटेड है। यहाँ पर कंज्यूमर की स्पेंडिंग हैबिट्स यहाँ पर चेंज हो रही है, और कंज्यूमर मेजरली कौन है यहाँ पर, यूथ है, ठीक है। स्पेंडिंग हैबिट चेंज हो रही है, यहाँ पर कंजम्पशन बढ़ रही है, कंजम्पशन बढ़ रही है, तो यहाँ पर क्रेडिट के अंदर वो हो रहा है, तभी हम फाइनेंशियल सर्विसेज बोल रहे हैं, तभी ट्रैवल टूरिज्म बोल रहे हैं। और आप ये अपनी लाइफस्टाइल के अंदर भी देख सकते हो, 2020 से पहले हम इतने ज्यादा घूमने का शौक नहीं था, 2020 के बाद इंस्टाग्राम, फेसबुक, सभी जगह ये जो ट्रैवल के जो एक एंथुसियाज्म बढ़ी है ना, ये बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है यहाँ पर, और इसी वजह से यहाँ पर ये सेक्टर बहुत ज्यादा ग्रोथ आउटलुक के लिए भी हमें नजर आ रहा है। सिमिलरली ये सिर्फ स्पेंडिंग हैबिट के बारे में नहीं हम बोल रहे, फंडामेंटल बेसिस के ऊपर भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अब डेफिनेटली हम फंडामेंटल इस छोटे सेशन के अंदर कवर नहीं कर सकते, उसके लिए हम डिटेल्ड वीडियोस बना लेंगे। सो ट्रैवल टूरिज्म के अंदर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ट्रैवल टूरिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास रहने वाला है इस साल के लिए। देन कैपेक्स के अंदर बहुत ज्यादा, अभी हम पिछले 2 सालों के अंदर देखें तो कैपेक्स के अंदर रिवाइवल हमें होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर रुक चुका था, तो कैपेक्स के अंदर स्पेंडिंग वहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। गवर्नमेंट ने अपने बजट में भी इस साल भी काफी ज्यादा एलोकेशन किया था अपना कैपेक्स के ऊपर। राइट, डेफिनेटली, एंड अभी बजट आने ही वाला है, और बजट से पहले हमेशा कैपेक्स और ये डिफेंसिव सेक्टर है, जो आपका ये डिफेंसिव सेक्टर है, बीईएल हो गया, एचसीएल हो गया, इनके अंदर इन्वेस्टमेंट की बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज रहती है। टेक्निकल सेक्टर रहता है, तो इस टाइम के ऊपर इसकी ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा रहती हैं। सो कैपेक्स के ऊपर हमारा बहुत ज्यादा फोकस रहने वाला है, क्योंकि यार कोई भी इकोनॉमी बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कैपेक्स की बिल्कुल जरूरत आपको चाहिए। उसके अंदर मैं आपको बोलूं, स्टॉक स्पेसिफिक चलो हमें नहीं जाते हैं, बट हाँ एलएनटी बहुत ज्यादा अच्छा वहां पर परफॉर्म कर सकता है। हैदराबाद मेट्रो की वहां पर बात करें तो उसका बहुत ज्यादा बुक ऑर्डर उसके पास है, तो एलएनटी स्पेस जैसे कैपेक्स हो गया, ठीक है। देन आपके पास ट्रैवल टूरिज्म हमने बात कर ली, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की बात कर ली। देन कुछ नीश सेगमेंट है जहां पर की कंज्यूमर की स्पेंडिंग हैबिट बढ़ती जा रही है, लाइक क्यूएसआर हो गया, ठीक है। हेल्थ केयर सेक्टर है, हेल्थ केयर सेक्टर एवरग्रीन सेक्टर रहने वाला है यहाँ पर। देन हमारे पास डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है यहाँ पर यूथ की, ठीक है। तो इसके अंदर मैं अल्कोहल कंजम्पशन की यहाँ पर बात करूँ, तो उस सेक्टर के ऊपर भी हम काफी ज्यादा बुलिश हैं। डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग यानी वो जो नॉन एसेंशियल होती है, लोगों को मतलब नीड नहीं होती है, फिर भी उस पर स्पेंड करते हैं जस्ट बिकॉज दे हैव एक्स्ट्रा मनी इन देयर पॉकेट। डेफिनेटली सो इसको आप चाहे ओवरऑल देख लो, यहाँ पर फूड ट्रांसपोर्टेशन वगैरह को देख लो, सारे कुछ उसकी बीच में ही आ जाते हैं। तो इसके अंदर मतलब कि एक ब्रॉड में आपको आइडिया देना चाहता हूँ कि कहाँ पर आप अपनी एनालिसिस कर सकते हो, किस सेक्टर से आप पिक्स निकाल सकते हो, तो आगे चल सकते हैं। और ये लास्ट ईयर भी अच्छे परफॉर्म किए हैं, और ये एवरग्रीन सेक्टर है, ये इकोनॉमी आए, रिसेशन आए, कुछ भी आए, कंजम्पशन कभी भी रुकने वाली नहीं है। बिल्कुल सही बात है, कंजम्पशन टाइम के साथ बढ़ने वाली है। अच्छा, जैसे कि अभी मोहित ने एक बात कही कि सब चीज कोरिलेटेड है, तो इससे जो मेरे दिमाग में आता सबसे पहले क्यूएसआर ही आया था, वो मोहित ने डिस्कस भी कर लिया। तो कोरिलेटेड मोहित का मतलब ये है कि जब यूथ है, यूथ घूमेगा, ठीक है, यूथ खर्चा करेगा, एंटरटेनमेंट खर्चा करेगा, तो फिर उसके बाद फूड पे भी तो खर्चा करेगा। और फूड में क्यूएसआर चेन्स जो हमारी हैं बहुत अच्छा कर रही हैं, जैसे जुबिलेंट फूड वर्क्स है, जिसमें मोहित काफी टाइम से रिसर्च कर रहे हैं, उन्होंने काफी ह्यूज इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है। तो जुबिलेंट फूड वर्क जो इसका डोमिनोज को ओन करता है, डंकिन डोनट्स को ओन करता है, तो उनके एक्सक्लूसिव राइट्स हैं इन लोगों के पास। तो इस टाइप के आप स्पेसिफिक स्टॉक भी जा सकते हैं, ये स्टॉक्स आपको हेल्प करेंगे निफ्टी के रिटर्न्स को बीट करने में, ठीक है। तो मोहित, आपको सेक्टर्स के बारे में कुछ बोलना है कि हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करें? हाँ नहीं, नेक्स्ट पॉइंट पे मूव कर सकते
हैं, मेरे ख्याल से सेक्टर पे हो चुका है। इसके अंदर सेक्टर के अंदर हल्का सा आइडिया दे देते हैं हम कि स्टॉक की हल्की सी इनको झलक दे देते हैं कि किस तरह से वो अपने पिक कर सकते हैं, कर लेकिन सकते हैं। ब्रॉड थीम एक सेम रहती है। ठीक है, तो मैं अपने ऑडियंस के लिए, क्योंकि थोड़ा हम डिस्कशन हम काफी ब्रॉड लेके चल रहे हैं हम, क्योंकि गाइस हमारा मोटिव है आप लोगों को नॉलेज देना। हमारा मोटिव ये नहीं है कि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं आपको कॉल्स दे रहे हैं और आप जाके वो स्टॉक खरीद लें, बिकॉज हम लोग उस मोटिव से इस वीडियो को बना ही नहीं रहे हैं, हम इतनी मेहनत इसलिए नहीं कर रहे हैं। हमारा मोटिव है कि आप समझें कि हम कुछ स्टॉक की बात कर रहे हैं तो क्यों बात कर रहे हैं, क्या मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं, कैसे आप पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को एनालाइज कर सकते हैं, फिर उसे नैरो डाउन करके इंडियन इकोनॉमी को एनालाइज करें, फिर इंडियन इकोनॉमी में आप सेक्टर स्पेसिफिक जाएं, फिर सेक्टर के अंदर आप लोग जाएं स्टॉक स्पेसिफिक में अभी आप ये देखें कि कितना हमें ब्लू चिप में डालना है, कितना हमें मिड कैप में, क्योंकि ऑब्वियसली मिड कैप बेटर रिटर्न दे पाएंगे, क्योंकि जो निफ्टी नेक्स्ट 50 है वो पोटेंशियल रखता है कि निफ्टी 50 में जाने का, राइट। तो हमें ये उसी टाइप से अपनी थिंकिंग को रख के एक कदम आगे चलना है। तो जैसा कि अभी मोहित ने बात करी कि जब भी बजट आने वाला है, बजट से पहले हम देखते हैं मूवमेंट आने लगती है डिफेंस स्टॉक्स में, केपेक्स में मूवमेंट आने लगती है, लोग इसमें पहले से ही अपनी पोजीशंस बनाना शुरू कर देते हैं। और जो आम रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं जो एक कदम आगे नहीं चलते, वो क्या करेंगे, जब बजट आ जाएगा उसके बाद पोजीशन बनाएंगे। तो गाइस यहाँ पे ही हम लोग को एक कदम आगे रहना है। जैसे कि जब पीवीआर 2021 में कोई नहीं खरीद रहा था, 2020 में कोई नहीं खरीद रहा था, उसके स्टॉक गिर गए थे, 800 रुपए पे वो शेयर आ गया था, तब कोई नहीं खरीद रहा था। बट जिन लोगों को पता था, जैसे हम लोगों ने भी पूरी रिसर्च कर रखी थी, मोहित का भी वहीं पे यही ओपिनियन था, मैंने और मोहित ने मिलकर बहुत हैवी पोजीशंस बनाई थी, तो उसमें हमारा यही मोटिव था कि अभी कोई नहीं खरीद रहा है, अभी खरीदो, जिससे कि जब लोग खरीदना शुरू करें तब हम लोग बेच के बाहर निकल जाएं। तो जब 2022 में लोगों ने खरीदना शुरू किया मर्जर की न्यूज सुन के मार्च में, तब हम लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिए। तो इसी तरीके से जैसे कि अब आप एनालिसिस करके आपको पता है कि क्या थीम रहने वाली है, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप केपेक्स के स्टॉक्स उठा लो, केपेक्स रिलेटेड, मैं ये नहीं कह रहा आप डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स उठा लो, बट आप एक कदम आगे रहो, आप सोच के चलो कि गवर्नमेंट किस चीज पे काम कर रही है, किस थीम पे काम कर रही है, गवर्नमेंट का बजट कैसा आ सकता है। तो आप उन स्टॉक्स में, उसमें भी हेल्दी स्टॉक्स, ऐसे नहीं आप कोई भी स्टॉक उठा लो, डिफेंस में, केपेक्स में, जो हेल्दी पोजीशंस में वो स्टॉक उठाओ, और जब लोग वहां पे बजट के बाद खरीदना शुरू करें वहां पे आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग करो। ठीक है, तो इस तरीके से आप एनालिसिस से, नॉलेज से आप एक कदम आगे रह सकते हो बाकी रिटेल इन्वेस्टर से, बाकी मार्केट से, और अपने प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ये एक मिथ है कि रिटेल इन्वेस्टर्स पैसा नहीं कमाते, रिटेल इन्वेस्टर्स पैसा कमाते हैं। कायदे से तो मैं और मोहित भी एक रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, और गाइस मोहित अपना पोर्टफोलियो भी दिखाएंगे अभी एंड में, मैं भी आपको पोर्टफोलियो दिखाऊंगा। तो मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने रिटर्न जनरेट किए हैं, निफ्टी से ऊपर ही रिटर्न हम लोगों ने जनरेट करी है। ऑब्वियसली एनालिसिस लगती है, हमारे भी लॉसेज होते हैं, बट हाँ राइट स्टेप के साथ हम लोग डिसीजन लेते हैं। और कई बार हमारी एनालिसिस गलत भी होती है, लॉसेस भी होते हैं, बट हम कोशिश करते हैं कि हमारी पोर्टफोलियो के रिटर्न्स पूरे साल के एंड में निफ्टी के रिटर्न्स को बीट ही करें अच्छे से। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं, अब हम लोगों ने थीम में आपको समराइज कर देता हूं कौन सी थीम हम लोगों ने फाइनलाइज की है, जिस थीम के बारे में हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे, और इस थीम को ही पकड़ के हम लोग अपना समर 2079 प्लान करेंगे। तो पहली थीम है हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज एंड बैंकिंग, जैसे मोहित ने बोला नॉट ओनली बैंकिंग, टेक फाइनेंशियल सर्विसेज एज वेल। सो ये क्या हो गया, दूसरा होगा टूरिज्म, ट्रैवल एंड फूड। ठीक है, ये तीनों में हम मान लिया, एक ही थीम को मान लिया, और फूड के अंदर हमारा वो क्यूएसआर चेन्स वगैरह सब कुछ आ गई। तीसरा हमारा होगा क्रेडिट का, क्रेडिट ग्रोथ, वो तो चल हमारा उसी में कवर हो गया बैंकिंग में। और जो हमारी तीसरी इंपॉर्टेंट थीम है वो है केपेक्स, जैसे मोहित ने एलएनटी का भी एग्जांपल दिया, यहाँ पे अल्ट्राटेक सीमेंट्स भी आता है, स्टील इंडस्ट्री भी आती है। बट हाँ, स्टील इंडस्ट्री से हम लोग बच के चलते हैं, उसका एक रीजन है, मोहित बताएंगे उसका रीजन। हमने और मैंने और मोहित ने मिलकर काफी लॉसेस फेस करे इंडस्ट्री में। बताइए, ऑडियंस को बताइए मोहित। तो बेसिकली स्टील सेक्टर, ये जितने भी कमोडिटी रिलेटेड सेक्टर हैं ये थोड़े सिक्लिकल रहते हैं, तो मैं, मेरा एक्सपीरियंस इससे क्या ज्यादा अच्छा रहा नहीं है, तो मैं इनको थोड़ा अवॉइड करता हूँ अभी, चाहे मेटल सेक्टर हो, स्टील सेक्टर हो, या फिर आपका ये ऑयल एंड गैस से रिलेटेड सेक्टर हो, तो इनसे मैं थोड़ा बच के रहता हूँ, क्योंकि क्रूड की कुछ मूवमेंट आ गई है इनके अंदर, अगले दिन ही 10% 5% ऊपर नीचे दिखता है, वहां पर कुछ चाइना के अंदर कुछ हो गया तो इन पे इफेक्ट पड़ता है। तो मैं कंपनी पे फोकस करूं या फिर बाहर की इकोनॉमी पे फोकस करूं, तो मैं ज्यादा फोकस ये रखता हूं कि मैं कंट्रोल फैक्टर जो मेरे कंट्रोल में रहे, मैं उन चीजों को एनालाइज करके वो करूं। इसके अंदर काफी सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं कंट्रोल है, में मतलब नहीं है। कंपनीज के कंट्रोल के अंदर भी नहीं है। ठीक है, तो उसके अंदर प्रिडिक्शन करना, थोड़ा सा वो करना, एनालिसिस करना थोड़ा सा टफ रह जाता है। मुश्किल है, वहां पर थोड़े से मतलब गैम्बलिंग टाइप की बेट हो जाती है, चला और नहीं चला, तो या तो आपको हाँ, उसकी पूरी नॉलेज हो उस सेक्टर की, इंडस्ट्री की, आप इंडस्ट्री के अंदर कोर वहां पर और हो कुछ हो। तो आप उसके अंदर करो, अदरवाइज उससे थोड़ा सा बच के रहो, तो आपके रिटर्न के अंदर थोड़ी सी एनहांसमेंट आपको नजर आती हुई आपको वहां पर हाँ, दिखेगी। तो जो मोहित ने बताया हाँ उसी हाँ, में। मैं कंजम्पशन के साथ साथ आपको दो सेक्टर और यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा बीच में, हम्म, एक हेल्थ केयर सेक्टर एंड एक डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, उसको आप जरूर वहां पे रखना है। डिस्क्रिशनरी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग स्पेंडिंग। थोड़ा सा वाइड हो जाता है, लेकिन हाँ इसके अंदर बहुत ज्यादा बूम आपको वहां पर आने वाले सालों के अंदर नजर आएगा। सिर्फ मैं अगले साल की बात नहीं कर रहा, लेकिन हाँ आने वाले सालों के अंदर आप बात, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में हमारे जैसे आ सकते हैं वॉचेस, जैसे टाइटन आ सकता है।
है ना, वहां पे राइट, हमारी रिटेल चेन आ सकती है, जो फैशन के वो चलाते हैं सारे, रिटेल चेन्स आ सकती हैं। ठीक है, एंड ठीक है। अल्कोहल स्पेंडिंग। एल्कोहल स्पेंडिंग, बिल्कुल बिल्कुल। सो मोहित स्टील सेक्टर का बताए थे, मैं उसी में ऐड ऑन करना चाहूंगा। तो मैं आपको थोड़ा सा और एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू। जैसे टाटा स्टील है, टाटा स्टील टाटा की कंपनी है, ऑब्वियसली कॉर्पोरेट गवर्नेंस में टाटा से बड़ा कोई है ही नहीं, ठीक है, इतनी प्रॉपर तरीके से सब वो काम करते हैं। बट टाटा स्टील में 2018 में एंटर किया था, इसी टाटा स्टील में एंट्री ली थी ये, और मोहित ने भी ली थी मेरे साथ। हमने यही एंटिसिपेट किया था कि ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। फिर क्या हुआ, ग्लोबल फैक्टर्स इतने सारे हो जाते हैं कि हमारी एनालिसिस वहां पे फेल हो जाती है। जैसे बिल्कुल मोहित ने बहुत राइटली पॉइंट आउट किया कि मैं कंपनी का फोकस देखूं कि कंपनी कितना अच्छा कर रही है, ये इंडस्ट्री कैसे कर रही है, या फिर मैं ये भी देखूं ग्लोबल में कि चाइना में क्या सप्लाई कंस्ट्रेंट आ रहे हैं, चाइना वहां पे से स्टील की मैन्युफैक्चरिंग कितनी कम ज्यादा कर रहा है, क्योंकि आपको पता ही है चाइना हर चीज में मैनिपुलेशन करता है। तो हम क्या क्या एनालिसिस करके हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ कर पाएंगे। फिर मैं 2018 से होल्ड किया, मेरे रिटर्न 50% तक गिर गए थे। कायदे से मुझे लॉस बुक कर लेना चाहिए था, बट मैंने नहीं किया, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लगा था नहीं यार ये सही नहीं है, टाटा स्टील है। फिर उसके बाद 2020-21 में उसने इतनी तेज मूवमेंट दी, मैंने अपने प्रॉफिट बुक कर लिए, मेरा लॉस भी कवर हो गया, प्रॉफिट में निकले 20% के ज्यादा नहीं निकले, 10-20%, 20% के आसपास निकले थे प्रॉफिट। बट वो बहुत आगे गया, टाटा स्टील बहुत आगे गया। बट इस बार जब वो आगे गया उसके बाद थोड़ी करेक्शन भी आई, मैंने इन्वेस्ट नहीं किया, बिकॉज जैसे मोहित बोल रहा है कि वो साइक्लिकल है, चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो हम उस इंडस्ट्री पे फोकस करेंगे जो हमारे कंट्रोल में है, जिस इंडस्ट्री को बेटर समझते हैं। जैसे ही हम लोग jobber.com हम लोग चलाते हैं, जिसमें हम लोग हायरिंग करते हैं, काफी सारे हमारे एमएनसीज के साथ भी टाइप्स हैं, हम लोग डायरेक्टली हायरिंग करते हैं। तो हमें पता है, हम इंडस्ट्री को अच्छे से समझते हैं। तो जब हम इन्फोएज, जो कि नौकरी.com की पेरेंट कंपनी है इन्फोएज, जब हम इन्फोएज में इन्वेस्ट करते हैं ना, बिल्कुल बिना डरे करते हैं, बिकॉज हम इंडस्ट्री का इन एंड आउट जानते हैं, क्योंकि हम लोग खुद काम कर रहे हैं उस इंडस्ट्री के अंदर, और हम इस इंडस्ट्री के बारे में काफी डिटेल में स्टडी करते हैं। तो ऑल्दो अभी काफी टाइम से वो थोड़ा सा साइडवेज चल रहा है ये स्टॉक, बट ये स्टॉक बहुत अच्छा स्टॉक है, लार्ज कैप का ही स्टॉक है, 60-70 हज़ार करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो इस समय हायरिंग बूम चल रहा है, 2020 से, कोविड के बाद से 2021, 22, 23 और हायरिंग बूम रहने वाला है, खासकर आईटी हायरिंग में। तो ये स्टॉक बहुत तगड़ा करेगा। तो जिस सेक्टर को आप अच्छे से समझें और उस सेक्टर की स्टडी कर पाए इन एंड आउट, उसी में इन्वेस्ट कीजिएगा। चलिए, ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, मैं आपको वापस से कंक्लूड करता हूँ जिन थीम्स की हम लोग बात कर रहे थे। फाइनेंशियल सर्विसेज, टूरिज्म, ट्रैवल, फूड, ठीक है, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, केपेक्स, ठीक है, और आपने एक और बताया था हेल्थ केयर। हेल्थ केयर, इनको हम लोग थीम पे लाके आगे बढ़ते हैं। बट ये तो हमने थीम की बात कर ली, अब थोड़ा सा हम स्टॉक स्पेसिफिक चले जाते हैं। ऑल्दो गाइस, आप ये मत सोचिएगा हम आपको कह रहे हैं, कॉल दे रहे हैं, हम कुछ स्टॉक्स जो हमारे पर्सनल फेवरेट है, हम उसको डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि आपको आइडिया ले, और उसी आइडिया को पकड़ के आप अपना डिसीजन ले पाए, ठीक है, अपना, हमारा नहीं, ठीक है। सो हम लोग बात करते हैं ब्लू चिप्स की। अब इन्हीं थीम में से उठाते हैं, जैसे सबसे पहले बैंकिंग की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बैंकिंग में ब्लू चिप जो मतलब जायंट है, जिनमें मतलब करेक्शन आएगी भी, गिरेंगी तो इतने ज्यादा नहीं गिरेंगे, जैसे एसबीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआई। सो ऑनेस्टली मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो मैं इन तीनों बैंक्स में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, मैं नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है ये तीनों बहुत अच्छे हैं। आईसीआई ने तो अभी रिसेंटली बहुत हाई मूवमेंट दी है, एसबीआई ने भी अच्छी दी है, एचडीएफसी थोड़ा सा चॉपी चल रहा है। बट स्टिल मेरा मानना ये है कहीं ना कहीं कि ये बहुत बड़ी बैंक हो चुकी है। अब इनमें पोटेंशियल है, ऑब्वियसली, नो डाउट, बट उतना पोटेंशियल नहीं है जितना मुझे रिटर्न्स मिल सकते हैं एक्सिस बैंक में, अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करूं। और अगर मैं पब्लिक सेक्टर की बात करूं तो मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा में बेटर रिटर्न मिल सकते हैं, ठीक है, कोटक बैंक। अब देखिए इंडसइंड बैंक, अभी जब इंडसइंड बैंक का कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कुछ इशू चल रहा था लास्ट ईयर, आपको पता होगा मोहित, आपने भी एनालिसिस की थी। सो तब उस समय उसका स्टॉक बहुत करेक्ट हुआ था, हम लोगों ने उसमें काफी हैवी पोजीशन बनाई थी, बट हमने एग्जिट कर दिया लास्ट मंथ ही। अब तो और इंडसइंड बैंक के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, मूवमेंट दे रहा है। तो इन स्टॉक्स में मैं ज्यादा पोटेंशियल ढूंढता हूँ, क्योंकि ये स्टॉक्स मुझे हेल्प करेंगे, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये आईडीएफसी, ये मुझे हेल्प करेंगे कि मैं अच्छे रिटर्न्स अपने पोर्टफोलियो को दे पाऊं। तो इसके बारे में मोहित आपका क्या ओपिनियन है, आप कौन से स्टॉक सिलेक्ट करेंगे ब्लू चिप के अंदर, या फिर मिड कैप के अंदर, इस सेक्टर के अंदर, फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सेक्टर? डेफिनेटली ब्लू चिप के अंदर, डेफिनेटली आपने बोला एक्सिस बैंक के अंदर, मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैंने कल ही उसके अंदर एक्सिस बैंक के अंदर पोजीशन बनाई है, अपनी बुलिश पोजीशन, क्योंकि वो बेसिकली टेक्निकल ब्रेकआउट के ऊपर बनाई है। तो अगर आप एक्सिस बैंक को वीकली चार्ट के ऊपर देखोगे या डेली चार्ट पे देखोगे, तो अपना उसना फॉलिंग चैनल पैटर्न को ब्रेकआउट दिया है, और बहुत ही अच्छा। अब कल भी अगर आप देखोगे तो कल उसके बाद मेरी पोजीशन बनाने के बाद भी इसने काफी अच्छा रिटर्न दिखाया है, ऑलमोस्ट 10% का रिटर्न, 10% की मूवमेंट कल के कल ही हमें एक्सिस बैंक के अंदर देखने को भी मिली है। सो एक्सिस बैंक डेफिनेटली हमारे रडार के अंदर, और उसके अंदर ऑलरेडी मेरे बाई पोजीशन है, और इसको मैं अभी होल्ड करने के उसके अंदर ही हूँ, तो अगले 1-2 साल के अंदर इसको मैं होल्ड करूंगा। डेफिनेटली एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक से थोड़ा सा मैं अभी दूर रह रहा हूँ, बिकॉज आईसीआईसीआई बैंक अभी मेरे को उस लेवल्स के ऊपर नहीं नजर आ रहा, इतनी स्ट्रांग मेरे को उसकी अट्रैक्टिवनेस नहीं नजर आ रही कि उसको मैं इस लेवल के ऊपर बाय करूं। लेकिन हाँ, डेफिनेटली अगर मेरे को करेक्शन वहां पर दिखती है आईसीआईसीआई बैंक के अंदर या फिर एसबीआई के अंदर,
तो मैं इनके अंदर पोजीशन जरूर बनाने की कोशिश करूंगा, तो इनके अंदर जरूर बनाऊंगा। लेकिन करंट लेवल के ऊपर क्योंकि ये रनअप इतना ज्यादा दे चुकी हैं, और आपने सही बोला कि आगे का जो फ्यूचर आउटलुक हम देखते हैं तो उसके अंदर मेरे को इतनी ज्यादा इनके अंदर पोटेंशियल रिटर्न पोटेंशियल वहां पर नजर नहीं आ रही है। बट हाँ, ये मेरे रडार के अंदर हर वक्त रहते हैं। अगर यहाँ पर कभी भी मेरे को अच्छी करेक्शन दिखती है, हेल्दी करेक्शन दिखती है, देन डेफिनेटली इसके अंदर मैं बाइंग एंट्री अपनी बनाता हूँ। देन मिड कैप स्पेस की अगर हम बात करें, देन लार्ज कैप के अंदर हमारा एक्सपोजर रहना चाहिए, डेफिनेटली मेजर एक्सपोजर लार्ज कैप में रहना चाहिए, लेकिन हाँ मिड कैप में भी रहना चाहिए। और अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं आपको, तो मिड कैप ने तो निफ्टी से ज्यादा रिटर्न दिया है। तो मतलब कि निफ्टी 3% गिरी है, मिड कैप 2% गिरी है, और स्मॉल कैप यहाँ पर 10 से 12% तक गिर चुकी है। तो 10 से ज्यादा परसेंट का जो फॉल है वो स्मॉल कैप में देखने को मिला है। और आगे का भी अगर हम आउटलुक बोलें अगले साल का, तो मार्केट थोड़ी सी चॉपी वहां पर रह सकती है, क्योंकि अभी भी अनसर्टेनिटीज ठीक नहीं हुई है। चाहे निफ्टी आपका 17,500 के लेवल पे आ गया 15,200 टच करके, लेकिन अभी सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। राइजिंग इंटरेस्ट अभी भी सिनेरियो वहां पर चल रहा है, यूएस की इन्फ्लेशन की प्रोबेबिलिटी अभी भी वहां पर थोड़ी सी है, रशिया यूक्रेन का सेटलमेंट अभी भी वहां पर हुई नहीं है। तो जियो पॉलिटिकल टेंशन है, इंटरेस्ट रेट हमारे बढ़ते जा रहे हैं, वहां पर करेंसी भी हमारी डिप्रिशिएट होती जा रही है, तो वो सारे सिनेरियो चल रहे हैं। तो स्मॉल कैप से थोड़ा सा हम बच के अवॉइड ही रहेंगे। करेंगे, बच के ही रहेंगे। लार्ज कैप एंड थोड़ा सा एक्सपोजर हम मिड कैप में लेके बिल्कुल चलेंगे। मिड कैप स्पेस के अंदर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, वो बहुत ज्यादा मेरे को अच्छा लग रहा है। एंड बैंक ऑफ बड़ौदा जो आपने बोला है, बैंक ऑफ बड़ौदा जो पब्लिक सेक्टर के अंदर आपने बोला है, वो तो हर चार्टर्ड अकाउंटेंट का पर्सनल फेवरेट हो गया जब से उन्होंने एक्सक्लूसिव सीए के लिए वो बेनिफिट वाला कार्ड, क्रेडिट कार्ड वो इश्यू कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा बैंक ऑफ बड़ौदा मार्केटिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव उन्होंने करी है। एक पब्लिक सेक्टर बैंक होने के बाद इतनी ज्यादा अच्छी मार्केटिंग मैंने आज तक नहीं देखी है कि कोई भी एग्जैक्टली करे। तो डेफिनेटली आप बोल सकते हैं कि एचडीएफसी को टक्कर देने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा तैयार कर रहा है अपनी फाउंडेशंस को। फाउंडेशंस को। सो ये तो हमारा बैंकिंग सेक्टर में फिर हमने काफी ज्यादा मतलब चीजें समराइज कर ली हैं हम लोगों ने। मिड कैप स्पेस में बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीएफसी फर्स्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम लोग ब्रॉड स्पेस में जाएं तो हमें आईसीआईसी बैंक और आपने एसबीआई बोला, राइट, एचडीएफसी आपने अवॉइड करने को बोला अभी, है ना? यस, कि जब तक ये मर्जर्स वगैरह फाइनल नहीं हो जाता फाइनल हो उसके जाते बाद हैं। थोड़ा सा मैं हाँ अवॉइड ही करूंगा। हाँ, अवॉइड ही करा। वो दोनों एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का मर्जर चल रहा है, उसको रेफर कर रहे हैं मोहित यहाँ पर। तो जब तक वो चीजें फाइनलाइज नहीं हो जाती हैं, और स्टॉक में हम देख भी पा रहे हैं काफी टाइम से वो मतलब उसी एक रेंज में चल रहा है काफी टाइम से, और अभी शायद वो रेंज इतने तेजी से ब्रेक करता नहीं दिख रहा। ऑन दी अदर हैंड उसके जो पीयर्स हैं बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। सो अब हम लोग टूरिज्म, ट्रैवल एंड फूड, जिसमें क्यूएसआर भी कवर होता है, इसकी एक थीम की बात करें तो यहाँ पे जैसे मेरा एक पर्सनल फेवरेट रहता है जुबिलेंट फूड्स। ऑल्दो जुबिलेंट फूड्स में भी मेरी काफी इन्वेस्टमेंट है और मुझे काफी अच्छे रिटर्न्स नहीं मिले हैं अभी कुछ महीनों में। जैसे पहले मैं एक बार प्रॉफिट बुक करके निकला था, लास्ट ईयर काफी अच्छे रिटर्न्स जनरेट किए थे, क्योंकि उस टाइम पे घर पे लोग ऑर्डर कर रहे थे, डोमिनोज बहुत तेजी से पिकअप कर रहा था। बट हाँ, अभी मूवमेंट इतनी अच्छी नहीं मिली है, ऑल्दो जुबिलेंट फूड रिकवर कर रहा है। बट हाँ, स्टिल वो मेरा पर्सनल फेवरेट है, और मुझे पता है जितनी तरीके से ये लोग काम करते हैं। देखिए, कोई भी कंपनी होगी ना, अग्रेसिवली काम करेगी, जिसका मैनेजमेंट स्ट्रांग होगा। मैनेजमेंट स्ट्रांग से मतलब मेरा ये नहीं है फाइनेंशियली स्ट्रांग, मैं स्ट्रांग से बोल रहा हूँ अपने बिजनेस में स्ट्रांग। मतलब जितनी चेंजेस डोमिनोज करता है ना अपने मेन्यू में, अपनी अग्रेसिवनेस जो दिखाता है, जितने टाइप के वो आउटलेट्स ओपन करता है, चीजों पे काम करता है, वैरायटी चीजें, मार्केटिंग, सब चीजों पे जिस स्पेंड करता है ना, जो इंसान ओवरऑल चीजों पे काम करेगा वो डेफिनेटली हमेशा आउट परफॉर्म करेगा। तो ऑल्दो ये हमें पता है कि क्यूएसआर अट्रैक्टिव है, क्योंकि इंडिया में यूथ ड्रिवन इकोनॉमी है, यूथ चाहता है जल्दी उसे फास्ट फूड मिले और वो मूव करे, बैठ के आराम से खाना नहीं खाना चाहता था, मेट्रोज में रहता है, फैमिली से दूर रहता है, तो वो प्रेफर करता है कि मैं बाहर का खाऊं, जल्दी खाऊं। तो इसलिए हमें पता है क्यूएसआर अट्रैक्टिव डोमेन है, इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बट जब कंपनी हमें ऐसी पिक मिल जाए ना जो अग्रेसिवली काम कर रही है, जो आउट परफॉर्म करेगी, तो अभी आपको उसमें एंटर करना चाहिए। जैसे मैं हायरिंग इंडस्ट्री की बात कर रहा था, हमें पता है हायरिंग इंडस्ट्री बूम कर रही है और ये बूम करती रहेगी। वहां पे हम इन्फोएज की बात करें, ऑल्दो हमारा डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है, बट उससे उसको मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि वो लोग काम करते हैं बहुत अग्रेसिवली काम करते हैं अपने डेटाबेस पे, अपनी मार्केटिंग पे, पोर्टल्स को अक्वायर करते हैं, आईएम जॉब्स को अक्वायर कर चुके हैं, इतनी सारी जॉब है को अक्वायर कर चुके हैं, हर एक सेगमेंट में वो अलग तरीके से काम कर रहे हैं। तो जो इंसान, जो कंपनी इतना अग्रेसिवली, जिनका मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग होगा, वो बहुत अच्छे रिटर्न्स देगी। तो जैसे मेरा टूरिज्म, ट्रैवल और फूड में मेरा जुबिलेंट फूड एक पिक है, जिसमें मैं इन्वेस्ट करूंगा। हो सकता है माइक्रो ट्रेडिंग में मैं अपनी पूरी मतलब कैपिटल के साथ ज्यादा अग्रेसिवली नहीं पैसा डालूं। जैसे मेरा पिक है, मान लीजिए जुबिलेंट फूड, मेरा पिक है यहाँ पर अपना बैंक ऑफ बड़ौदा। तो हो सकता है मैं कुछ कुछ स्टॉक्स ही इनका उठाऊं, बिकॉज मुझे अभी लग रहा है वैल्यूएशंस इतने अच्छे नहीं है, थोड़ा सा भी करेक्शन और आने देते हैं, क्योंकि मैं पर्सनली फील कर रहा हूँ अभी करेक्शन आने वाला है, और थोड़ा सा करेक्शन आने वाला है। ग्लोबल चीजें आएंगी, इंडिया को भी उसमें लेके जाएंगी अपने साथ, ठीक है। तो जब और ज्यादा करेक्शन आएगा ना, तब मैं उसमें अपनी पोजीशन बढ़ा लूंगा। बट मैं अपने स्टॉक्स फाइनलाइज करके रखूंगा, सेम थीम पे मैं आगे अपना अगले साल काम करूंगा। तो इस थीम से मैंने एक जुबिलेंट फूड पिक किया है। आप बताइए कि इस थीम से आपको क्या लगता है कि क्या अच्छा कर सकता है? जुबलेट फूड तो डेफिनेटली मेरे रडार के ऊपर भी है, और
दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग की बात करें तो मुहूर्त ट्रेडिंग इसलिए नहीं है कि आपने अपनी 100% इन्वेस्टमेंट उसी दिन लगा देनी है। ऑस्पिशियस डे है, वहां पर इन्वेस्टमेंट करना एक हमारे लिए अच्छा माना जाता है, ठीक है ना, पर्सनली सेटिस्फेक्शन भी मिलती है और वैसे भी हाँ, इंडियंस हैं इमोशनली शगुन। चलते हैं, ठीक है। तो एक शेयर डेफिनेटली मैं जुबिलेंट फूड का वहां पर खरीदूंगा इस तरह से। सो डेफिनेटली जैसे आपने बोला, फिर हमें थोड़ी सी करेक्शन वहां पर नजर आती है वहां पर आगे, तो हम डिप्स के अंदर वहां पर इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे। तो मेरा हमेशा रहता है कि 10 जो भी मेरे को स्टॉक बाय करना होता है, मैं वहां पर उसको रेडार में रखता हूँ, 5-10% की फॉल के ऊपर मैं 10 से 15% की जितनी इन्वेस्टमेंट मुझे स्टॉक में करनी होती है, मैं वो डिप्स के अंदर वहां पर ऐड करता जाता हूँ। तो ये मेरा सिनेरियो सेम रहता है फॉल के ऊपर भी, राइज के ऊपर भी। अगर लेट्स से मैं जुबिलेंट फूड में 1 लाख लगाना चाहता हूँ, तो अगर करंट मार्केट प्राइस से जुबिलेंट फूड 10% गिरता है, तो मैं वहां पर 10% इन्वेस्टमेंट करता हूँ। एंड अगर करंट मार्केट प्राइस से जुबिलेंट फूड 10% भागता है, बढ़ता है। आप सोचो कि ये बहुत ही उल्टी एडवाइस है, मैं तब भी 10% उसके अंदर इन्वेस्ट करता हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, आप गिरते हुए स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करते रहते हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो स्टॉक्स मोमेंटम के अंदर है वो आप मिस कर देते हो। आप तो देखते हो यार 100% बढ़ चुका है, इसको मैं इन्वेस्ट कर देता, तो मेरी वो मिस नहीं होती। तो मेरे को कभी भी फोमो भी नहीं होता, ना ही मेरे को कभी फियर होता है, ना ही कभी ग्रीड होता है। तो मार्केट में गिरते हुए में बढ़ते हुए के अंदर सिस्टमेटिक बेसिस से इन्वेस्टमेंट होती रहती है। खैर, हम सेक्टर्स के अंदर स्टॉक्स की बात करें तो ट्रैवल टूरिज्म एंड आपने क्यूएसआर की बात करी, तो जुबिलेंट फूड हमारा रहता है। एंड ट्रैवल टूरिज्म के अंदर यहाँ पर लेमन ट्री होटल्स, अभी मैं रिसेंटली यहाँ पर लेमन ट्री के होटल्स के अंदर वहां पर रुका था, और मैं कॉर्पोरेट पर्पज से वहां पर रुका था, ठीक है। तो पर्सनल के अंदर जो प्राइवेट को वो केटर कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल कंज्यूमर को केटर कर रहे हैं, वो तो है ही है। साथ साथ जो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री को वो केटर कर रहे हैं, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री उन्होंने कैप्चर करी है। क्योंकि क्या देखो ना, इंडिया के अंदर अभी नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव वगैरह की यहाँ पर बात कर ली, ठीक है, तो यहाँ पर कॉर्पोरेट हब ही है एक तरह से, ठीक है। तो वहां पर जो इंप्लॉइज आ रहे हैं, अभी रिलोकेशन वहां पर उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल। वर्क से वापस अभी इंडस्ट्री रिज्यूम कर रही है। तो वहां पर क्या होता है, रिलोकेशन के अंदर वहां पर 1-1 हफ्ता, 2-2 हफ्ते की 5 स्टार होटल्स के अंदर वहां पर होटल्स मिलते उनको हैं। स्टे दी जाती है। तो मेरे को भी इस तरह से स्टे वहां पर प्रोवाइड करी गई थी कॉर्पोरेट की तरफ से। तो वो लेमन ट्री का ही होटल था। फिर मैंने उनका बिजनेस और वहां पर एनालाइज किया, स्टडी किया, देन फंडामेंटल बेसिस के ऊपर भी मेरे को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगा। एंड इनकी जो मैंने मैनेजमेंट देखी है, जो इनके कॉन्ट्रैक्ट्स वहां पर देखे, एग्रीमेंट अरेंजमेंट देखी है, मैनेजमेंट अरेंजमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। तो लेमन ट्री होटल एंड जुबिलेंट फूडवर्क ट्रैवल टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर मेरा वहां पर रहने वाला है। फेवरेट, ठीक है, ग्रेट। सो अब हम लोग थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं, बिकॉज हम लोग काफी वी आर रनिंग बिहाइंड द टाइम, बट नो इश्यूज। अब हम लोग बात करते हैं डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग की। जैसे उसमें मोहित ने बात करी अल्कोहल की, क्योंकि अल्कोहल कंजम्पशन इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ऑल्दो बड़ा वैसा सेक्टर है, मैं हम लोग ये प्रमोट नहीं करते, बट स्टिल अगर हम लोग उस एंगल से देखें, इन्वेस्टमेंट एंगल से, तो ये सेक्टर काफी ज्यादा हमें मूवमेंट दे सकता है। क्योंकि मैं कल नहीं, लास्ट वीक में एक स्टडी पढ़ रहा था, जिसमें हमने देखा कि इंडिया में अल्कोहल कंजम्पशन काफी कंट्रियों के मुकाबले बहुत तेजी से बढ़ा है, ठीक है, और आने वाले कई सालों में अल्कोहल कंजम्पशन बहुत तेज होता जा रहा है। दूसरा, इसमें कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके बारे में मोहित हमें बताएंगे, जो एक अच्छी रिटर्न्स दे सकते हैं, क्योंकि वो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, वो अलग अलग ब्रांड्स पे काम कर रहे हैं, और इंडियन जो यूथ है उसको राइट तरीके से टारगेट कर रहे हैं अपनी मार्केटिंग से। तो कौन से स्टॉक्स हैं जो आप डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में लाना चाहेंगे एंड अल्कोहल के अंदर? हाँ, अल्कोहल के अंदर मैं एक और बात बता देता हूँ। इसके अंदर बुरी जो आपने चीज बोली है वो भी है, लेकिन अच्छी चीज भी है, ठीक है। अल्कोहल ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुरा ही है, वो आप कंजम्पशन पर्पज से देख लो, लेकिन कमर्शियल पर्पज के अंदर भी इथेनॉल जो अल्कोहल जिससे बनती है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा बाय यूज प्रोडक्ट। होती है। अगर आप हमारे करंट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी हैं, उनकी वहां पर स्पीचेस सुनेंगे, रिसेंट स्पीचेस, तो ईएनए के ऊपर बहुत ज्यादा वो फोकस कर रहे हैं अभी। अभी रिसेंटली उन्होंने एक कार भी लॉन्च की है ना, इसमें जिन्होंने उसमें ट्रैवल भी किया है, कि इसी इथेनॉल पे सी राइट, एनर्जी से चल राइट, रही है। राइट। तो बहुत ज्यादा गवर्नमेंट का भी फोकस बहुत ज्यादा चल रहा है इसके ऊपर। वो बाहर के जर्मन टेक्नोलॉजीज यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, जिससे कि हम इथेनॉल ड्रिवन यहाँ पर जो फ्यूल है उसके अंदर ना कुछ परसेंटेज ब्लेंड होता है ईएनए का। तो ये डिटेल के अंदर हम आप इसके ऊपर नॉलेज ले सकते हो, बट मैं आपको क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो अभी क्या है, हमारा इंडिया वहां पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है, स्पेसिफिकली गवर्नमेंट यहाँ पर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है कि ईएनए यहाँ पर फ्यूल कंजम्पशन के अंदर यूज किया जाए, ठीक है। तो वहां पर इस सेक्टर को वहां पर भी बहुत ज्यादा ग्रोथ मिलती हुई हमें नजर आ रही है। और अगले 5 साल के लिए, सिर्फ 1 साल के लिए नहीं बोल रहा, अगले 5 साल के लिए आउटलुक सेक्टर बहुत ज्यादा बूम अच्छा के है। अंदर वहां पर रहने वाला है। तो इसके अंदर आप ईएनए वाले स्टॉक्स के अंदर स्पेसिफिकली जा सकते हो। तो इसके अंदर मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर भी आप थोड़ा सा वहां पर एनालिसिस अपनी कर सकते हो। लेकिन हाँ, डेफिनेटली लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, जो हमारे यूबीएल हो गया, यूनाइटेड स्पिरिट्स हो गया, ये हमारे बहुत ज्यादा तगड़े वहां पर रहने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे और क्लियर कर दूं, मोहित एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहे हैं। मोहित यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं, जो ये अल्कोहल कंपनीज है जिनकी बात कर रहे हैं, ये सिर्फ पर्सनल कंजम्पशन नहीं कमाएंगी। ये हम जानते हैं कि इंडिया में कंजम्पशन बढ़ रहा है और बढ़ता चला जाएगा, तो ये सिर्फ पर्सनल कंजम्पशन से नहीं कमाएंगी, एट द सेम टाइम इनका जो प्रोडक्ट है उसका एक कॉमर्शियल यूज भी हो रहा है। जैसे नितिन गडकरी का उन्होंने बताया कि कैसे वो इथेनॉल पे काम कर रहे हैं, एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फ्यूल ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इंडिया की डिपेंडेंसी आज भी बहुत ज्यादा है क्रूड ऑयल पे, जिसकी वजह से इंडिया का इंपोर्ट बिल बहुत हाई रहता है, और गवर्नमेंट का मोटिव है कि इंपोर्ट बिल को कम करें, जिसकी वजह से वो रशिया
से अब हाई अमाउंट में क्रूड इंपोर्ट कर रहा है। 22% इंपोर्ट जो आ रहा है वो अब रशिया से आ रहा है क्रूड ऑयल का, जो कि पहले 8% था। तो ये जो परसेंटेज उसने बढ़ाया वो इसलिए बढ़ाया क्योंकि रशिया इंडिया को चीप क्रूड दे रहा है। अब गवर्नमेंट क्या चाहती है, क्रूड से हटके हम लोग ऑल्टरनेटिव सोर्स पे जाएं, जिससे कि हम लोग और एनर्जी को एक्सप्लोर करें और एनर्जी को यूज करें, जिससे कि हमारा इंपोर्ट बिल गिरे और हमारा करंट जो अकाउंट डेफिसिट है वो कम से कम होता चला जाए। तो इसी में इथेनॉल पे गवर्नमेंट काम कर रही है और इथेनॉल को बनाती हैं यही कंपनीज। तो जब मोलासेस वगैरह को प्रोसेस करते हैं तो पहले बनता है इथेनॉल, और इथेनॉल से फर्दर बनता है हमारा अल्कोहल जो हम कंज्यूम करते हैं। तो वो जो इथेनॉल जो प्रोडक्ट है वो को भी बेच के कंपनीज कमा सकते हैं। तो इनके रेवेन्यूज में हम देखेंगे, अगर गवर्नमेंट ने अच्छा पे किया इन्हें और इन्होंने को और रास्ते मिल गए अपने बेचने के, तो ये कंपनीज दूसरी तरीके से और ग्रो कर सकती हैं। ठीक है, तो ये वहां पे कहना चाह रहे हैं। ऑल्दो वीडियो काफी बड़ा होता जा रहा है, ये डिस्कशन काफी आगे बढ़ता जा रहा है, और मैं और मोहित इस बारे में मतलब घंटों तक बात कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग अब बैक स्टेज भी बहुत ज्यादा चीजें डिस्कस करते रहते हैं पूरे दिन। सो अब बात आते हैं हम लोग दूसरे थीम पर, जो हमारी फाइनल थीम है। मैं मिला के चलता हूँ, केपेक्स एंड हेल्थ केयर मिला के चलता हूँ। इसमें आप अपने स्टॉक्स बताइए जो आपके फेवरेट है, और फिर हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं और एक लोगों को गाइडेंस देते हैं कि कैसे वो अपना समर 2079 शुरू कर सकते हैं। तो आप बताइए, केपेक्स और हेल्थ केयर, इस थीम के साथ आपके स्टॉक्स कौन से फेवरेट है? डेफिनेटली। सो आइडिया तो हम इसका दे ही चुके हैं कि क्यों केपेक्स हमने थीम चुनी है, क्योंकि फाउंडेशन एक चाहिए होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की, और उसके अंदर मैंने आपको तब भी बताया था थोड़ी देर पहले कि एलएनटी के ऊपर मेरा बहुत ज्यादा फोकस यहाँ पर है, क्योंकि हैदराबाद मेट्रो की प्रोजेक्ट की बात कर लें या फिर वैसे इनके ऑर्डर बुक देते हैं तो बहुत रिकॉर्ड हाई स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक इनकी एलएनटी की इस वक्त चल रही है। ठीक है, तो एलएनटी एक लार्ज कैप कंपनी है और इंडिया के अंदर किसने एलएनटी का नाम नहीं सुना है। तो एलएनटी स्पेस मेरी पिक वहां पर रहने वाली है केपेक्स के अंदर, एंड हेल्थ के अंदर अपोलो हॉस्पिटल्स मेरी यहाँ पर पिक अपोलो रहने वाली हॉस्पिटल्स। है। सो अपोलो हॉस्पिटल बहुत अच्छा यहाँ पर हमें रनअप आगे भी दे सकता है, और इवन की इनके 24/7 वाली जो आप सर्विसेज ये जो ऑफर्स कर रहे हैं, बहुत मतलब बहुत यूनिक सर्विसेज ये ऑफर कर रहे हैं और बहुत अच्छे फंडामेंटल्स के अच्छा ऊपर भी। परफॉर्म कर। तो अपोलो हॉस्पिटल्स, एलएनटी मेरे कैपेक्स एंड हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर वहां पर रहने वाले। ठीक है। सो अच्छा मोहित, अभी आप इन थीम्स पे कुछ और बोलना चाहते हैं, या फिर मैं ऑडियंस को थोड़ा समराइज कर दूं? हाँ नहीं, आई थिंक हमने काफी डिटेल के अंदर डिस्कशन कर चुकी है। बाकी मैं ऑडियंस को यही बोलूंगा कि थीम्स वगैरह जो हमने आपको आइडिया दी है, स्टॉक्स पर बात करी है, चाहे अल्कोहल के अंदर मैंने लेट्स से यूबीएल आपके बाद में बात करी हमने अल्कोहल के अंदर की, आप यूनाइटेड ब्रूरीज देख सकते हो, लेकिन हमने साथ साथ ईएनए की भी बात करी। ठीक है, तो आप देखोगे कि शायद यूबीएल का ईएनए के अंदर उतना ज्यादा शेयर नहीं है, वो बिल्कुल। यूबीएल सिर्फ रिटेलर्स को वहां पर कैटर कर रही है। तो आपको कुछ और स्टॉक मिलेंगे लाइक रेडिको खैतान है, क्या पता वो ईएनए के अंदर कर रहा है। तो वो आपको टॉप डाउन अप्रोच आपने स्टार्टिंग के अंदर बताई थी कि हमें पहले मैक्रोज देखना होता है ग्लोबल, फिर इंडिया में देख रहे हैं, फिर हम सेक्टर्स में जा रहे हैं, फिर हम कंपनीज में जा रहे हैं। तो उस हिसाब से आप अपनी अप्रोच लेके चलो, तो आप खुद के वहां पर बेस्ट जज हो। आपको जो सेक्टर समझ में आता है, जिस इंडस्ट्री से आप रिलेटेड हो, वहां पर आप जुड़ो, तो आपको वहां पर बहुत अच्छे वहां पर अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। अब इसके अंदर मैं लास्ट कंक्लूड कर देना चाहता हूँ कि मेटल सेक्टर को हम पर्सनली अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि हमें मेटल सेक्टर की इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है, और आपको भी एज ए रिटेलर मेटल सेक्टर की इतना ज्यादा नहीं पता होगा कि चाइना में क्या हो रहा है। लेकिन अगर आप मेटल सेक्टर की इंडस्ट्री से ही बिलोंग करते हो, देन डेफिनेटली आपको उसके इन एंड आउट सारे पता है। तो आप उसके अंदर वहां पर रिसर्च करो, आपको फिर पता होगा कि हाँ यार अब यहाँ पर चल रहा है, अब यहाँ पर बूम आ सकता है, तो आप वहां पर एंट्री अपनी ले सकते हो। तो उस हिसाब से आपको देखना होता है। वही 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 इसलिए मोहित ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, जो मैं कहना चाह रहा था, उन्होंने और बेटर तरीके से समझाया कि जब हमें पता होता है ना किसी इंडस्ट्री का, जैसे मैं आपको बताऊं, इन्फो एज है, ठीक है, इन्फो एज में मैं इस इंडस्ट्री को इन एंड आउट जानता हूँ। इसमें मैंने बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, 10 से 15% मेरा पोर्टफोलियो का इन्फो एज में ही है, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं इस टाइम पे। और इसमें रिटर्न्स मुझे खास नहीं मिल रहे हैं, काफी महीने हो चुके हैं, रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं। थोड़ा उसका जोमेटो में भी हाई इन्वेस्टमेंट है, जोमेटो शेयर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, बट स्टिल एज अ कंपनी वो क्वार्टर टू क्वार्टर एक से एक बढ़िया रिटर्न्स दे रही है, मतलब क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ कर रही है। रिटर्न से मेरा मतलब है रेवेन्यूज के टर्म्स में, स्टॉक तो रिटर्न नहीं दे रहा है, ठीक है। तो वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है कंपनी, फिर भी स्टॉक मूवमेंट नहीं दे रहा है। मुझसे कई लोगों ने कहा कि यार एग्जिट कर लेते हैं, बट मैं उस इंडस्ट्री को घुस के पहचानता हूँ, ठीक है। उस इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ चेंजेस क्या आ रहे हैं। मुझे पता है ये हायरिंग इंडस्ट्री बहुत बूम पर है, ठीक है। बाकी जो उनके और भी जीवन साथी .com इन लोगों का है, शिक्षा.com इन लोगों का है, मुझे पता है ये लोग जो और भी इनके पोर्टल्स हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और भी आगे जाके बहुत अच्छा करेंगे। प्लस मैं इस कंपनी को समझता हूँ, मैं इस कंपनी की स्टडी करता हूँ, मैं जानता हूँ इनका मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, चीजें बहुत तेजी से ये लोग चेंज करते हैं, नई नई चीजों पे काम करते हैं। जो कैश रिच कंपनी है, उस कैश को ये यूज करते हैं इन्वेस्टमेंट में, पॉलिसी बाजार में इनका हाई स्टेक है, जोमेटो में इनका हाई स्टेक है, ऐसे इन्होंने 50 स्टार्टअप के अंदर तो इन्वेस्ट कर रखा है। तो सोचिए कितने विजनरी लोग हैं। तो इस स्टॉक में अगर कितनी भी डाउनफॉल आ जाएगी ना, मैं इतनी इजीली इसको बेचूंगा नहीं। तो जैसे मोहित ने कहा कि आप जिस इंडस्ट्री को समझते हो, और अगर आप किसी इंडस्ट्री को बिलोंग नहीं करते, जैसे जरूरत है ना आप किसी इंडस्ट्री को बिलोंग करते हो सकता है आप
हाउसवाइफ हो या आप स्टूडेंट हो, आप किसी इंडस्ट्री को बिलोंग नहीं करते, बट किसी इंडस्ट्री के बारे में आप पढ़ते हो इन एंड आउट, उसको समझते हो, उसको समझना चाहते हो, आप उसी इंडस्ट्री को पकड़िए, उस इंडस्ट्री में ऐसी कंपनी पिक कीजिए जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे बहुत अच्छा काम कर रही हो, ईसीजी जैसे हम बोलते हैं, ESG शायद, आई गेस, इकोनॉमिक सोशल गवर्नेंस, ठीक है। तो इस चीज पे जो काम कर रही हो उसको आप पिक कीजिए, उस पर स्टडी कीजिए, फिर आप अपना डिसीजन लीजिए। हम लोगों ने आपको ब्रॉड थीम बता दिए हैं, ग्लोबल सिनेरियोस बता दिए हैं, इंडियन इकोनॉमी का आउटलुक दे दिया आपको, थीम्स बता दिए कौन कौन सी थीम्स पे काम करना है, थीम्स में हमने ब्लू चिप स्टॉक्स बता दिए कौन से ब्लू चिप स्टॉक्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। फिर हमने आपको मिड कैप का भी बता दिया है कि मिड कैप आप रखिए, इसलिए रखिए क्योंकि मिड कैप बेटर रिटर्न दे सकते हैं हमारे लार्ज कैप से। सो हमने पूरा एक ओवरव्यू दे दिया है जो आपको आई होप बहुत हेल्प करेगा और आप अपना संवत 2079 के पिक सिलेक्ट कर पाएंगे मोहल्ला ट्रेडिंग पे। तो गाइज आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मोहित ने काफी सारी नॉलेज शेयर करी, हमने पूरा डिस्कशन किया, चीजें आपको समझाई। मोहित कुछ कंक्लूडिंग वर्ड्स आपकी तरफ से? मैं इसमें एक और चीज ऐड करूंगा साथ साथ कि आप देख सकते हैं थीम हमारी, मैंने भी येलो कलर के कुर्ता डाला है, सक्षम का भी ऑलमोस्ट येलो कलर का है और पीछे मेरा येलो बैकग्राउंड है। तो एक येलो के अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट करो, येलो मेटल के अंदर जो कि हमारा गोल्ड होता है। तो डेफिनेटली दिवाली पे अगर हम गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस माना जाता है। मैं पर्सनली यहाँ पर बहुत सालों से गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करता आ रहा हूँ दिवाली और धनतेरस के ऊपर। और इससे क्या होगा कि आपका एसेट एलोकेशन भी वहां पर रहती है, ठीक है। तो गोल्ड के अंदर मेरी हमेशा 30% के आसपास की एलोकेशन रहती है और इक्विटी के अंदर जो मेरी एलोकेशन रहती है वो रहती ही है। तो वहां पर ये आपको क्या है, गोल्ड एंड इक्विटी आपको इनवर्स रिलेशन होता है इनका। तो मार्केट गिर रही है, गोल्ड आपको अच्छा रिटर्न दे देगा, गोल्ड वहां पर गिर रहा है वहां पर, तो मार्केट आपको अच्छा रिटर्न दे देगी। तो आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा वहां पर हेज रहता है। तो हमेशा गोल्ड के अंदर भी साथ साथ इक्विटी के साथ साथ थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट आप किया करें। और उसके अंदर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड से अच्छा वहां पर कोई चीज है नहीं है जिसमें आपको 2.5% का एनुअली इंटरेस्ट आरबीआई की तरफ से वहां पर ऑफर भी किया जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा मोहित ने सजेशन दिया। आप प्लीज गोल्ड में भी कीजिए, गोल्ड का इन्वेस्टमेंट रहता है, एट द सेम टाइम एसेट एलोकेशन में हेल्प करेगा, आपकी पोजीशंस को भी हेज करेगा और एक सेफ्टी भी रहेगी। जो आप ये पूरा इन्वेस्टमेंट अगर इक्विटीज में डाल देंगे तो कहीं ना कहीं आप रिस्क पे हैं, ठीक है। सो गाइस आई होप आपको बहुत नॉलेज मिली होगी। आपको हो सकता है डायरेक्ट मुहूर्त पिक्स नहीं मिलेंगे, बट आपको नॉलेज काफी मिली होगी जो आपको काफी हेल्प करेंगे अपना डिसीजन फॉर्म करने में, ठीक है। और प्लीज जैसा मोहित ने बोला कि ये एक शगुन होता है, आप मुहूर्त ट्रेडिंग जरूर कीजिएगा। 6-15 पे आप अपना सिस्टम खोल के बैठेगा, घर वाले भले ही आपको बोलेंगे ये क्या अजीब हरकतें कर रहा है, बट आप खोल के बैठेगा तो कुछ ना कुछ स्टॉक जरूर खरीदेगा और एक इन्वेस्टमेंट अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिएगा। आप हाउस वाइफ है, आप स्टूडेंट है, आप किसी डोमेन में काम कर रहे हैं, वर्किंग प्रोफेशनल है, कुछ भी, बट आपको इन्वेस्टमेंट जरूर करनी है इस संवत ईयर, इस मुहूर्त ट्रेडिंग पे आपको ट्रेडिंग नहीं बट इन्वेस्टमेंट जरूर करनी है, ठीक है। सो गाइस विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। मैं मोहित और हमारी पूरी टीम की तरफ से हम लोग आपको दिवाली विश करते हैं और होप करते हैं कि आपकी दिवाली बहुत प्रॉस्परस रहे, आपका कमिंग संवत ईयर बहुत प्रॉस्परस रहे, आप अपनी फील्ड में बहुत तेजी से ग्रो करें और अपनी फील्ड में नाम करें। सो थैंक यू सो मच गाइस। Thank you so much, Saksham, for inviting me to this beautiful session. थैंक यू एवरीवन।